Yes, good morning to everyone. आ जाइए सब. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आप भी को गुड मॉर्निंग. आ जाइए सब बेटा. ओके, तो देखें किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. सार्थक, अमन, आर्यन, भावेश और कौन कौन है. जन्नत है, महक, मयंक, राधा, रितु, सरबजीत, सृष्टि, विशाखा. ठीक है, 2 मिनट में बस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. 2 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है नया हमारे लिए, मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, मार्केट में मैंने आपको लेवल ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे बता दिया था कि कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए आइए सब. गुड मॉर्निंग मैम बेटा. चलो करते हैं स्टार्ट. चलिए करते हैं स्टार्ट बेटा. ऑलमोस्ट सब ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, ओके. तो आज का जो टॉपिक हमारा होने जा रहा है बेटा, उठाएंगे हम प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ठीक है, समझेंगे कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं और उसी में उसको डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमें करना है पूरा का पूरा न्यू होने वाला है. ठीक है, अब जिन लोगों ने पढ़ा है मार्केट के बारे में, तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक फीचर्स पढ़े हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं, मोनोपोली के, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के. ठीक है, आपने डिटेल में क्या नहीं पढ़ा है अभी तक, वो है आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट. ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, देन फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें पढ़ना होता है हर मार्केट में. ठीक है, कि प्रॉफिट अगर वो लोग अर्न करते हैं तो प्रॉफिट किस तरीके का हो सकता है. क्या ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और कॉस्ट कम आएगी, या क्या ऐसा भी हो सकता है कि जितना कॉस्ट इनकर किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं. एंड इज दैट पॉसिबिलिटी टू इनकर दी लॉसेस आल्सो, कि मार्केट को कभी लॉस भी हो सकता है. तो ये सारे फैक्ट जो हैं हम ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे. ठीक है, तो अभी हम अपने पहले मार्केट को उठाते हैं विच इज परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम. आज का मार्केट जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन से. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम. रिटर्न वर्क करते जाएंगे साथ के साथ. ठीक है, छोटे छोटे नोट्स होंगे इसमें, ज्यादा डिटेल में नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताता जाऊंगा. ठीक है, उसको ही नोट करते चलना और फिर बस हो जाएगा ये टॉपिक. ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट. सर आपकी वीडियो कट रही है, नेट इशू हो रहा है शायद. एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं तो तब ठीक है ना. एक बार जिसको प्रॉब्लम है एक बार अपने आप को रिफ्रेश करो, दोबारा से लॉगिन करके देखो. अगर कुछ स्टूडेंट्स को ठीक नजर आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर इस साइड से तो क्लियर है. चलिए स्टार्ट करेंगे. आज का जो टॉपिक है बेटा, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था और जो हम आज का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में ना एक और चैप्टर है आपका, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कंज्यूमर्स वाले चैप्टर में. ठीक है, जिसमें हमने वो समझा था मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करता है. ठीक है,
जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करता है वहां पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। अब मान लो अगर डिमांड में चेंजेस हो जाए और सप्लाई कांस्टेंट रहे, या डिमांड में चेंज सप्लाई में चेंज हो जाए और डिमांड कांस्टेंट रहे, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक टॉपिक और है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब एक ही साथ दोनों में चेंज हो जाए, जब डिमांड भी बदल जाए और सप्लाई भी बदल जाए, तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम पहले ये मार्केट का चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो छोटा सा टॉपिक बचा के रखा है आप लोगों के लिए उस चैप्टर का, वो हम करेंगे इस चैप्टर के बाद। आज का जो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 3, ठीक है, जो कि है आपका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। चलिए अब थोड़ा सा नोट करते हुए चलते हैं। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। आज ना हम परफेक्ट कंपटीशन को खत्म करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, बहुत सारे डायग्राम है इसमें। फिर बाकी जो आपके मार्केट है उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं, और डायग्रामेटिक जो है ना, डायग्राम आपके लिमिटेड ही हैं। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। हमें प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करना है इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट मार्केट वी आर टेकिंग परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? देखो मार्केट जो है वो पहला मैंने आपको वो बता ही दिया था, दो टाइप से होता है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन अलग से एक मार्केट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन मार्केट आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ठीक है। पहला उठा रहे हैं हम परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या होता है ये परफेक्ट कंपटीशन? अगर आप लोगों से कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, किस टाइप का ये मार्केट होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, बताइए। किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को? पढ़ा हुआ है ये तो, जिन लोगों ने ईगो पढ़ा है, मार्केट का चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, सो परफेक्ट कंपटीशन को आप लोग कैसे समझते थे, क्या था उसमें? परफेक्ट कंपटीशन आपका वही था कि परफेक्ट कंपटीशन यही है कि एक सर मैं मार्केट में। बताऊं? यस बिल्कुल बताइए, बताओ अमन। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्क, हाँ नहीं, perfect competition refer to market हाँ, situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by a market. एकदम ठीक बात है। परफेक्ट कंपटीशन आपका क्या है कि ऐसा मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत लार्ज होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर लार्ज, ठीक है। ऐसा मार्केट जहां पे कैसी सिचुएशन है, स्थिति कैसी है, जहां पे खरीदार भी हैं और विक्रेता भी जो हैं वो लार्ज नंबर में हैं, ठीक है। तो आप ही ने बताया क्या, दैट perfect competition refers to a market situation. I am using short form of perfect competition PC, ठीक है। perfect competition refers to a market situation, abbreviation यूज करते चलते हैं, ठीक है। perfect competition refers to a market situation in which there are large number of buyers and sellers, ठीक है। there are large number of buyers and sellers, large number of buyers and sellers selling homogeneous product, selling homogeneous product at the prices determined by the industry, at the prices determined by the industry। इसको नोट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी डेफिनेशन से हमें काफी सारे
कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे परफेक्ट कंपटीशन के, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपका वो होता है जहां पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा लार्ज हैं, ठीक है, और इतने ज्यादा लार्ज हैं, प्रोडक्ट भी वो लोग ऑलमोस्ट सिमिलर बेच रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को वो उस प्राइसेस पे बेच रहे हैं जो कि प्राइसेस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन करी है, ठीक है। दो लोग होते हैं मार्केट में, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है फर्म, ठीक है। कुछ प्राइसेस फर्म्स खुद ही डिटरमाइन कर लेते हैं, बट जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज होते हैं ना, वहां पे फर्म्स का रोल प्ले नहीं हो पाता इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहां पे इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर देती है। क्यों? क्योंकि यार अगर नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होंगे किसी मार्केट में, तो भैया अगर एक फर्म बोलेगा मेरे हिसाब से ये प्राइस होने चाहिए, दूसरा फर्म बोलेगा हमारे हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए, तो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे उनके बीच में। तो इसीलिए इंडस्ट्री इंटरवीन करती है यहाँ पे, और वो बोलती है तुम सब चुप रहो, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, प्राइस मैं डिटरमाइन करूंगा, और जो प्राइसेस मैं डिटरमाइन करूंगा उसी पे तुम लोगों को अपना आउटपुट बेचना है, ठीक है। स्टारबक्स इज अ परफेक्ट कंपटीशन में, तो स्टारबक्स आपका कह सकते, तो इसमें स्टारबक्स ओलिगोपोली मार्केट में आता है आपका स्टारबक्स, वैसे लेट मी टेल यू, ठीक है, बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। स्टारबक्स इज नॉट परफेक्ट कंपटीशन, आई डोंट थिंक सो स्टारबक्स इज परफेक्ट कंपटीशन, बिकॉज स्टारबक्स जो है ना वो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। स्टारबक्स जो है वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है उसका, ठीक है, कॉफी, स्टारबक्स की कॉफी, ठीक है। तो बेटा इजिली आप एंटर नहीं कर सकते उस मार्केट में, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा होता ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन ना ज्यादातर इमेजिनरी सिचुएशन होता है कि मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, बट ऐसा है, थोड़ा बहुत भी चलता है। वो पता है कहाँ है? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा मान लो, यू नो, हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे वीट, राइस, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उपजाऊ करके हमें, जो खेती करके जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेनली क्लासिफाइड एज व्हीट एंड राइस, ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो बेटा ये ऐसा मार्केट है जहां पे अगर तुम्हारा चावल का रेट ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस पे डिसाइड किए जाते हैं चावल और गेहूं के रेट, ठीक है। तो अगर चावल और गेहूं के रेट एक रेट पे डिसाइड कर दिए गए प्राइसेस पे, तो हर एक दुकानदार उसी रेट पे बेचेगा, ठीक है। और जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट होते हैं, आपको पता ही है, अगर सेब का दाम आज के टाइम पे 80 रुपए किलो है, तो हर एक जो शॉपकीपर है, रिटेलर जो है, वो उसको 80 रुपए किलो पे ही बेचेगा, अनलेस एंड अनटिल क्वालिटी अच्छी हो जाए तब तक, ठीक है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तब तो हम रेट में हेरा फेरी कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई सामने वाला जो दे रहा है ना उसके लो क्वालिटी है, इसलिए वो 80 रुपए पे दे देगा, हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी है, आपको हम 100 रुपए पे बेचेंगे। तो बात यहाँ पे क्या हो गई कि कुछ चीजें वायलेट हो गई, तो ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहा। परफेक्ट कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। स्टारबक्स परफेक्ट कंपटीशन शो कर रहा है? मुझे नहीं लगता स्टारबक्स परफेक्ट कंपटीशन है, बिकॉज एक तो सबसे पहली बात, स्टारबक्स जो है दैट इज कंप्लीटली जो मार्केट है ना उसके आगे पीछे भी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, ठीक है। कैफे कॉफी डे भी होता है आपका, उसका भी कंपटीशन कह सकते हैं हम, ठीक है, सीसीडी जो है, और मतलब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो हम इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते। कंप्लीटली परफेक्ट कंपटीशन मैं नहीं मान सकता स्टारबक्स को, बिकॉज सबसे पहला फीचर तो यही है दैट इन दिस मार्केट विच इज नॉट इंडियन ब्रांड, राइट, ये जो खोले गए हैं लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट पे खोले गए हैं, ठीक है। मैं देख लूंगा एक बार बेटा, देखता हूँ मैं, अगर कोई वैलिड जब तक रीजन ना हो तब तक तो स्टारबक्स को आई कैंट से कि वो हमारा उसमें क्लासिफाई होना चाहिए। इट इज सेइंग इजी एंट्री, ओके। इजी एंट्री तो बेटा इसमें फिर भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स तो है ही, ठीक है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स तो इसमें होता ही है, इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो कैसे किया है, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा पूरा वेरीफाई करके, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टारबक्स को परफेक्ट कंपटीशन बोल देना।
आ जाइए समझते हैं पहले तो डिटेल में थोड़ा सा एक बार। गूगल कभी कुछ कुछ सोर्सेज हमेशा चेक किया करो कहाँ पे देखते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जरूरी नहीं जो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है वो एकदम वेरीफाइड ही है, ठीक है। सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, जितना नॉलेज होता है उतना उस बेसिस पे डाल दिया, कुछ कुछ चीजें ठीक भी नहीं होती। अच्छा, क्या खास बात की विशेषताएं हैं परफेक्ट कंपटीशन की? तो सबसे पहला बात तो यही है जो आपने मार्केट में यहाँ लिख लिया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर वेरी लार्ज, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव सीन दैट, वी हैव सीन दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं ये लोग। बेटा होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें चेंजेस ना हो, आइडेंटिकल। देन परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट जो है ना वो एकदम फ्री है। आपको परमिशन की जरूरत नहीं है किसी की, आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन इजिली एंटर एंड एग्जिट द मार्केट, ठीक है। और होता है हमारा परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। एंड और हमारा इसमें होता है, हाँ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, वो है नो रोल ऑफ गवर्नमेंट या नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, इंडस्ट्री अपने आप ही संभाल लेती है बात, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यस, तो एक एक करके इन फीचर्स को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया, विशेषता क्या है परफेक्ट कंपटीशन की, ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अगर होते हैं ना बेटा, तो इसमें क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है, ईच बायर और ईच सेलर का, सिंगल बायर और सिंगल सेलर का जो डिमांड और सप्लाई है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। कि मान लो बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई प्रोडक्ट से, तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। बट सामने वाले सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो उसके पास मेरे अलावा और भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट अगर चाहिए और वो उस सेलर के पास अवेलेबल नहीं है, तो आई कैन गो टू दी अनदर सेलर, ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूट बहुत ज्यादा है मार्केट में। सेम प्रोडक्ट जो है वो इतने ज्यादा लोग बेच रहे हैं कि कंज्यूमर को अगर वो एक जगह नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। रिटेलर शॉप जो है आपके आज के टाइम में कितने ज्यादा हैं, ठीक है, कि अगर आपको एक सामान यहाँ नहीं मिला तो आप दूसरे दुकान चले जाते हो, दूसरे दुकान नहीं मिला तीसरे दुकान पे चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत लार्ज हैं, इसीलिए कंपटीशन लेवल भी बहुत हाई है, तभी तो इसका नाम पड़ा है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। दूसरा हम बात, तीसरा फीचर बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट की। बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचा जाता है ना परफेक्ट कंपटीशन में, ये कंप्लीटली सिमिलर होता है, इसमें फर्क नहीं होता ज्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, अगर आपको मार्केट में सेब खरीदने जाना है और आपको पता है कि 4-5 वेंडर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो सेब का रेट जो फर्स्ट वेंडर बेच रहा होगा सेम रेट पे वो सारे वेंडर बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो मार्केट है वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, सेब चाहिए हमें, एप्पल चाहिए, तो भाई एप्पल तो एप्पल है, एप्पल में क्या चेंजेस हो जाएंगे, हाँ, वेराइटीज हो सकती है अलग, ठीक है। बट अगर आपको पर्टिकुलरली एप्पल खरीदने जाना है तो एक वेंडर जिस रेट पे दे रहा होगा तो उसके बाकी साइड में भी जो बैठे रहते हैं ना वो भी सेम रेट पे दे रहे होते हैं, ठीक है। रेट में उनके चेंजेस नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कैसे सोच सकते हो कि अगर एक वेंडर ये प्राइस चार्ज कर रहा है
तो मैं थोड़ा सा हाई चार्ज करके प्रॉफिट कमा लूंगा, आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि बायर जब मार्केट में आएगा वो बोलेगा यही सेब तो तू भी बेच रहा है, यही सेब तो सामने वाला भी बेच रहा है, तो वो 80 रुपए पे क्यों और तू 100 रुपए पे क्यों, ऐसा क्यों हुआ भेदभाव। तो फिर बायर जो है वो 100 रुपए वाले से सब्सटीट्यूट करके 80 रुपए वाले के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा इम्प्लीकेशन क्या है होमोजीनियस प्रोडक्ट का, वो ये है कि भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना मार्केट में वो बिल्कुल सिमिलर है, तो इसीलिए सेलर को इस कंडीशन में ना चला जाए कि वो बायर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने लग जाए, ऐसा ना हो, इसीलिए सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये वाला जो है ना बेटा, ये जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मार्क करो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सारा का सारा डायग्राम ना इसी एक फीचर के ऊपर बेस है, इसको मैं जरा डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि इसी को तो समझना है पूरे चैप्टर में। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट देखो क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है ना बेटा, नोट करेंगे इस चीज को, ये दो तरीकों से होती है। आप मार्केट में किस टाइम पीरियड के लिए आ रहे हो, क्या आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ रहे हो, शॉर्ट टाइम, और जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन, या फिर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं विद द इंटेंशन टू रन दी फर्म फ्रॉम फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, तो लॉन्ग रन कह सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। So what is your intention to operate in the market? Are you operating for a short period of time, or do you have an intention to exaggerate your market for long time period? ठीक है, तो यही बात होती है। सबसे पहले फैक्ट हमारा क्या है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर शॉर्ट टाइम पीरियड का अगर आपका है तो आप तीन चीजें कर सकते हो। सबसे पहली बात तो क्या, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और आप नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो छोटे टाइम पीरियड में, और आप लॉसेस भी इनकर कर सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में। ओके, लॉन्ग टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें सारे फर्म्स जो है ना वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, ना तो वो लॉसेस इनकर करते हैं ना तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। लॉसेस क्यों नहीं इनकर करते बेटा, बेटा नॉर्मल सी बात है, अगर तुम लॉन्गर टाइम तक लॉसेस ही इनकर करते रह गए तो नॉर्मल सी बात है तुम मार्केट में रहोगे कैसे, एग्जिट कर जाओगे। तो अगर तुम इस पीरियड में सरवाइव कर रहे हो इसका मतलब लॉसेस तो नहीं हो रहे तुम्हें। ठीक है, अगर लॉसेस हो रहे होते ना तुम मार्केट छोड़ के भाग गए होते। ठीक है, लॉन्ग रन में कोई भी लॉसेस पे ऑपरेट नहीं करता, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो या तो नॉर्मल प्रॉफिट हो। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, रीजन बताता हूं क्यों। अब ऐसा हुआ क्यों, वही मुझे आपको समझाना है, क्यों शॉर्ट रन में हम ये तीन तीन चीजें अर्न करते हैं और लॉन्ग रन में सिर्फ हम इसी पे रह जाते हैं, ये बात हमें समझनी है। तो बेटा ध्यान से सुनो अब इस बात को, ठीक है, गौर करना इस बात पे, लॉजिकली सोचना क्या होता है इसमें। देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है कि आपके पास पूरी आजादी है कि आप जब चाहे मार्केट में एंटर कर सकते हो, जब चाहे मार्केट से बाहर जा सकते हो। ठीक है, पूरी फ्रीडम है। तो भाई फ्रीडम है तो मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या, हाँ कोई मुझे रोक सकता है क्या, मैं आराम से मार्केट में घुस सकता हूँ। बट एंट्री कब करूंगा और एग्जिट कब करूंगा ये देखना पड़ेगा। तो बेटा जब आप इसमें पता है कैसे एंट्री करते हो, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हो कि उन लोगों का क्या हिसाब चल रहा है मार्केट में। तो मान लो एक फर्म है, ठीक है, जो कि आपका ये वाला प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेट मी टेल यू, ये चीज यहाँ पे मेंशन कर लो, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना उसमें आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट, योर एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, जब रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब आपका रेवेन्यू और कॉस्ट सिमिलर हो, वो आपने सुना होगा ना ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो तब होता है जब आपका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाए। ठीक है, उसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट।
ये नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमें ये दिखा रहा है कि हमारा पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो गया रेवेन्यू में, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बचा हमारे पास। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर हो गई। ये वो पॉइंट है जब आप शट डाउन पे आ जाते हो कि अगर इससे नीचे चले गए, लॉसेस में चले गए, तो फिर इट्स बेटर टू शट डाउन द बिजनेस। ठीक है, तो लॉस तब इनकर करते हैं जब रेवेन्यू इज लेस देन द कॉस्ट। ओके, ये 3 चीज ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, उसका कॉस्ट कम आ रहा है, तो उसको देखते हुए आप भी मार्केट में घुस गए। ठीक है, अब आप मार्केट में घुसे, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आपको देखते देखते पता नहीं कितने सारे फर्म्स और आ गए मार्केट में। तो व्हाट डू यू थिंक, अब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में? तो अभी भी सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे या प्रॉफिट थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? पहले तो इसका आंसर और दो। मिनिमाइज होगा थोड़ा सा। मिनिमाइज होगा, एकदम सही बात है। रीजन पता है क्यों? देखो, इनिशियली तो सिंगल सेलर था, ठीक है, तो जब सिंगल सेलर था और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, तो भाई बायर्स को क्या लगता था कि सिंगल सेलर है, ठीक है, कहीं और पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो भाई जो भी प्राइसेस चार्ज कर रहा है ना, दे दे, गुड्स तो मिल जाएंगे। नॉर्मल यही होता है, आप लोग मार्केट में एंट्री करते हो तो यही देखते हो ना, अगर आपको कोई प्रोडक्ट इसी शॉप पे मिल रहा है पर्टिकुलरली और कहीं पे भी नहीं वो प्रोडक्ट मिलता, तो आप आराम से वहां पे ले लोगे, चाहे वो कुछ भी रेट पे आपको बेचे। ठीक है, तो वही बात होता है, जब एक सेलर है तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है बायर के पास, तो सेलर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता है। यहाँ पे बायर को डिसएडवांटेज हो जाता है और सेलर को एडवांटेज हो जाता है। पर मान लो वही सेलर हाई प्राइसेस चार्ज करके मोटी रकम कमा रहा है, तो उसको देखते हुए सारे फर्म आ जाते हैं मार्केट में कि भाई अच्छा, तू अकेला राज कर रहा था मार्केट पे, तेरे जैसा तो हम भी बना सकते हैं, और अगर तेरे जैसा प्रोडक्ट हम भी बना सकते हैं तो हम भी इस मार्केट में घुस सकते हैं। तो भाई आ गए ना वो लोग। अगर वो लोग मार्केट में आ गए तो इसका मतलब बायर के पास ऑप्शंस मिल गए कि अब तो ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली इसी के पास नहीं, इसके पास भी, तीसरे के पास भी अवेलेबल है, तो मुझे तो कहीं से भी मिल सकता है। तो मैं सिर्फ उससे क्यों लूं जो इसके लिए हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है, मैं तो उससे लूंगा जो इसके लिए लो प्राइसेस चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पे, और बात वही है ना कि भाई अगर तुम्हें कोई कंपटीशन दे रहा है तो तुम भी चाहोगे कि तुम प्राइसेस को कम कर दो और उतने रेट पे बेचो जितना सब बेच रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अब इस पोजीशन में सेलर इस पोजीशन में यहाँ पे नहीं पहुंच पाता कि वो हाई प्राइसेस चार्ज करे। अगर उसे कंपटीशन में सरवाइव करके रहना है तो उसे भी उसी रेट पे बेचना पड़ेगा जितने पे कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं। तभी मैंने आपको लिखा था कॉम्पिटिटिव रेट पे बेचते हैं ये लोग। ठीक है, तो अपने आप ही जब प्राइसेस आप डिक्लाइन करते हो, लो करते हो, तो नॉर्मल सी बात है ना बेटा, प्राइसेस कम हो गए तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि पहले रेवेन्यू ज्यादा था, अब रेवेन्यू कम होके कॉस्ट के बराबर हो चुका है। तो कोई बात नहीं है, अभी भी इस पॉइंट पे सरवाइव तो कर सकते हैं मार्केट में, बट सरवाइव कब नहीं कर सकते हो कि इतने ज्यादा मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी सर्वाइवल चाहिए मार्केट में तो प्राइसेस को और कम करने पड़ेंगे। बट प्राइसेस ज्यादा कम भी तो नहीं कर सकते, कॉस्ट को भी तो ध्यान में रखना है, कॉस्ट भी तो कवर हो जाए। ठीक है, बट आप इस सिचुएशन में हो ही नहीं, इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो चुके हैं कि कंपटीशन की वजह से ही मार्केट डाउन हो गया। ठीक है, बायर सेटिस्फाइड होके बैठे हैं, बायर कह रहे हैं भाई मुझे तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं तो 2-3 से काम चला लूंगा, ये 10-20 की जरूरत क्या है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि मार्केट में 3-4 लोगों की कमाई अच्छी हो रही है और बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बायर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, बायर को जरूरत ही नहीं है अब उसकी, ये तो एक्सेस हो गया, इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए था हमें। ठीक है, तो वही बात हो गया, जब इतना ज्यादा हो गया और फिर भी तुम चाहते हो मार्केट में रुके रहो तो तुम्हें और प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। पर अगर तुम और प्राइसेस कम कर दोगे बेटा तो नॉर्मल सी बात है ना, तुम्हें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस भी। बट लॉन्ग रन में मैंने नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिखा बेटा? सारे कॉम्पिटिटर एक साथ हाथ मिला के ज्यादा ही प्राइस कर सकते हैं, फिर भी ठीक है प्राइसेस ज्यादा कर सकते हैं, बट मेरी बात ये तो सुनो,
मान लो चलो 10 रुपए है, ठीक है। अगर कंपटीशन में बने रहना तो वो चाहते हैं कि भाई तू 20 रुपए पे बेच, और सबको बोलते हैं 20 20 20 लो सबसे। अरे भाई 20 भी ले रहे हो तो भी तो बायर जो है उसको प्रोडक्ट मिल चुका है ना 2 3 लोगों से। यहाँ पे तो इतने ज्यादा फर्म हो चुके हैं कि अगर हम 20 पे भी बेचे, 50 पे भी बेचे, फिर भी इतना ज्यादा सेलर अवेलेबल है ना कि बायर को जरूरत ही नहीं है। एक ऐसी बात नहीं कि मान लो गोविंदपुरम मार्केट हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कपड़ों कपड़ों की दुकान खुल गई, रेडीमेड गारमेंट्स की, कम से कम 50 मतलब एक लाइन में 50 दुकान है। तो बेटा जब यहाँ पे बायर आएगा तो उसका तो 3 4 स्टोर पे जाके वो अपना काम कर लेगा। ऐसा कौन सा बायर है जो 20 दुकान चेक कर कर करके सामान लेता है भाई? एक से दूसरे पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, ज्यादा से ज्यादा तीसरे से चौथे पे चले जाएगा, टाइम भी तो देखना है उसको, ठीक है। और जब सब सब सेम प्राइस पे बेच ही रहे हैं, भले वो हाई प्राइसेस है, तो फिर तो जब मेरा 2 3 फर्म से काम चल ही गया तो भैया इतने सारे जो लाइन में बैठे हुए हैं, अब वो बैठे रहो, तुम्हारे पास बायर आएगा ही नहीं। तो यही होता है ना। इसमें क्या करते हैं फिर, जैसे ऑटो मार्केट वाले देखे होंगे आपने, ऑटो स्टैंड पे या बस स्टैंड पे लाइन लगी रहती है, तेरा नंबर आ गया, चल अब तू निकल, अब हमारा नंबर आया, ठीक है, वो लोग सवारी बिठाते हैं, फिर वो लोग जाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई सबको सबको कमाना है, सबका नंबर आना चाहिए। पर रेडीमेड गारमेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लाइन लगा लो कि पहला कस्टमर है तो मेरे पास आएगा, फिर मैं तेरे पास भेजूंगा, फिर तेरे पास भेजूंगा। बेटा वहां पे बायर्स के पास ऑप्शन है कि वो कहीं भी जाए, आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लाइन लगा के नहीं बैठे हो कि पहले मेरी दुकान खुलेगी, फिर तेरी, ठीक है। तो साथ में बेटा जो आप कह रहे हो ना कि सारे कॉम्पिटिटर हाथ मिला ले और हाई प्राइसेस पे बेचे, अगर वो भी हो जाए ना, फिर भी कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि आपका मार्केट में फिर लॉसेस इनकर करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भले प्राइसेस तुम हाई कर लो बेटा, स्टिल बायर को वो प्रोडक्ट मिल चुका है। तुम 50 रुपए भी बेचो तो वो 2 से 3 दुकान शिफ्ट कर जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि यार ये 50 रुपए से कम कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो चौथे से पांचवें दुकान के पास नहीं जाएगा। उसको अपना भी तो बेनिफिट देखना है, अपना भी तो कंफर्ट देखना है। तो वो जो छठवीं सातवीं आठवीं 10वीं दुकान जो है ना वो बंद ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉसेस हो जाता है शॉर्ट रन में। बट लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो जाता है? सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि लॉन्ग रन में लॉस नहीं हो सकता। अगर लॉन्ग रन में लॉस हो रहा है तो फर्म ऑपरेट ही नहीं करेगी, वो निकल जाएगी मार्केट से। बचा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो ये क्यों नहीं हो सकता? रीजन मैंने आपको दे ही दिया है कि भैया लॉन्ग रन वो रन है जिसमें नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। तो अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट भी हाई नहीं हो सकता, प्रॉफिट विल बी नॉर्मल इक्वल्स टू द कॉस्ट, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में होता है विच इज AR इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो ये होता है इम्प्लीकेशन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि शॉर्ट रन में इतना इजीली मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और इतना इजीली एग्जिट कर सकते हैं कि बाय सेलर्स जो है बस वो ये ध्यान में रखता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आ जाओ मार्केट में, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो सरवाइव करते रहो जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती, और अगर लॉसेस हो गए तो फिर तो भैया निकलो मार्केट से, ठीक है, यहाँ से निकल लो, अब कोई जरूरत नहीं अब यहाँ पे ऑपरेट करने की। तो बेटा आपको फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का इम्प्लीकेशन समझ में आया क्या होता है? थम्स अप देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि वाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वाई नॉर्मल प्रॉफिट एंड वाई लॉसेस इन शॉर्ट रन एंड वाई ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो वही रीजन मैंने आपको समझाया इसमें, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक बेटा आपका डाउट क्लियर हुआ जो आप ये पॉइंट बोल रहे थे? ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमने यहां तक कर लिया फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अच्छा, ये 2 3 बातें और हैं, ध्यान में रखो। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, बेटा परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां पे इतने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं कि उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है। नॉलेज पूरी होने का मतलब क्या है? बायर को ये नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा और इस प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। सेलर को ये नॉलेज है कि सामने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, वो इस प्राइस पे बेच रहा है तो मुझे भी इसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। मतलब ना इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास मार्केट की, आपसे कुछ छुपा नहीं है और आपसे कोई छुपा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नॉलेज माना जाता है परफेक्ट कंपटीशन में कि बायर्स के पास और सेलर्स के पास हैव कंप्लीट नॉलेज इन द मार्केट, ठीक है।
नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है कि पूर्ण तरीके से आप लोग इधर से उधर शफल कर सकते हो। किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लेबर है आपका एक फैक्टर, ठीक है, अगर उसको एक फर्म में कम वेजेस मिल रहे हैं तो उसके पास दूसरा फर्म भी तो है ऑप्शंस में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज हैं। तो नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज हैं, तो अगर कोई मुझे कम वेजेस दे रहा है तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं दूसरे फर्म को ज्वाइन कर लूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो एक ही मार्केट में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान 10-15 है। ठीक है, तो उसमें जो सेल्समैन काम करते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं, ठीक है, अगर उसको एक शॉप में अच्छा खासा इनकम नहीं मिल रहा है तो वो देखेगा कि भाई मुझे दूसरे शॉप पे देखते हैं कितना दे देता है। अगर अच्छा खासा दे देगा तो वो दूसरे वाले फर्म में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट मोबिलिटी क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ये पूरा ऑप्शंस है कि बेटा जहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप वहां चले जाओ, आपको एक जगह टिक के रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द थिंग। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत लार्ज है ना, फर्म बहुत लार्ज है। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री खुद ही सारी बात संभाल लेती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली इंडस्ट्री का इंटरवेंशन होता है बस। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आता है, प्लीज राइट डाउन। डिफरेंस बिटवीन, इसको नोट करो बेटा, ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज में, मार्केट से रिलेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन? तो लेट मी टेल यू, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से ही डिराइव करते हैं, बट जब हम परफेक्ट कंपटीशन के 2 फीचर्स निकाल दें और बाकी फीचर्स ही रखें तो वो आपका प्योर कंपटीशन कहलाता है। तो जरा देखिए हम कौन से 2 फीचर को हमें निकालना है परफेक्ट कंपटीशन में। सो प्योर कंपटीशन निकलता है परफेक्ट कंपटीशन माइनस 2 आपके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो आपको माइनस करने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, अमंग बायर्स एंड सेलर्स। और दूसरी चीज आपको परफेक्ट कंपटीशन से निकालनी है, वो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 2 फीचर जब आप कैंसल आउट कर देते हो परफेक्ट कंपटीशन से तो आपका बन जाता है प्योर कंपटीशन। समझाता हूं इस बात को, देखो ये फॉर्मूला नोट करें सबसे पहले तो, और एक बार इस पॉइंट पे आए। देखिए आपके ये कुछ विशेषताएं थी परफेक्ट कंपटीशन की, इसमें से एक ये डिलीट कर दो और एक ये डिलीट कर दो। जब ये दोनों तुम हटा दो और बाकी बचे हुए जो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंक्लूडिंग दिस आल्सो, वो होता है आपका प्योर कंपटीशन। ठीक है, सो आपको बस इतना ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जिसको हम हटा दें तो परफेक्ट कंपटीशन बिकम्स प्योर कंपटीशन। तो वो आपके 2 फीचर्स हैं, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इतनी सी ही बात है आपका परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस प्योर कंपटीशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बेटा। सर ये प्योर कंपटीशन पे कैसे इफेक्ट डालता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये आपका इफेक्ट डालता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण तरीके से आपका कंपटीशन है। ठीक है,
प्योर कंपटीशन हो गया कि आपका कंप्लीट कंपटीशन तो नहीं है, कंपटीशन थोड़े लेवल तक है, ठीक है, बट लेकिन दिस इज प्योर। प्योर मतलब इन द सेंस मींस कि दो फैक्टर कौन से थे जो हमने डिलीट किए, एक है आपका परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, एंड दूसरा है आपका क्या, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा अगर आप इन दोनों को हटा दो ना, तो थोड़ा सा आप लीस्ट कर सकते हो कंपटीशन को। वो कैसे, कि आपके पास नॉलेज नहीं है उतनी, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है उतनी मार्केट की, ना बायर्स के पास ना सेलर्स के पास, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कंपटीशन को बीट करने की, ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन को मिनिमाइज करने की, बट पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी भी प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, बट परफेक्ट नॉलेज किस चीज की नहीं है, कि सपोज करो आप नए नए मार्केट में आए हो, ठीक है, आपको आप ब्रांड लॉयलिटी नहीं बना पा रहे हो, कस्टमर्स आपसे अभी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये समझ लो कि जो आपका परफेक्ट मोबिलिटी है वो है ही नहीं, इन द सेंस मींस कैसे, कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि आप एक फर्म से दूसरे फर्म में जा सकते हो, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक ही फर्म में ऑपरेट करना है, तो नॉर्मल सी बात है ना बेटा, जब एक ही फर्म में ऑपरेट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे कंपटीशन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, इन द सेंस मींस कि अगर मैं किसी एक फर्म पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास दूसरा फर्म ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपटीशन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन का डिफरेंस ये है कि परफेक्ट मतलब आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते कंपटीशन को, बट प्योर कंपटीशन में टू सम एक्सटेंट यू कैन बीट द कंपटीशन, बट विद द हेल्प ऑफ ओनली टू फैक्टर्स, जब हम उसको हटा दे तो द वन इज परफेक्ट नॉलेज, अगर थोड़ी सी नॉलेज कम है तो हम बायर को जो बोलते हैं ना कि ठग लेना, ठीक है, तो आप बायर्स के साथ थोड़ा सा चीट कर सकते हो, ठीक है, अगर बायर को यस नॉलेज सर। नहीं, अगर सेलर को नॉलेज ओके नहीं है तो बायर का फायदा हो सकता है, ठीक है, तेरा कॉम्पिटिटर 100 रुपए बेच रहा है, तू 80 रुपए पे क्यों बेच रहा है, बट लेकिन मैं उसे ये बात क्यों बताऊं, उसे नॉलेज नहीं है तो, ठीक है, मैं जानबूझ के अपना नुकसान क्यों कराना चाहूंगा, ठीक है, जब हम शॉप पे जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट हमें किसी एक दुकान पे महंगा मिलता है, हम वहीं पे जब छानबीन करते हैं तो सेम प्रोडक्ट दूसरे दुकान में थोड़ा सस्ता मिल रहा होता है, अब आई डोंट नो उसकी इंटेंशन मैंने क्या भी है। एक बार ऐसे यस ही सर। करा था अपने साथ। अच्छा, हाँ तो वही मैं ना, डॉल लेने गई हूँ, 50 का था, नहीं 35 का था, मैंने कह दिया कि 50 का है। अंकल वो तो 50 का दे रहा है, आप 35 का दे रहे हो। तो मेरे वही साथ है, हुआ है ये केस। हाँ हाँ, तो मतलब आपने सेलर को चीट किया, ठीक है, सेलर कभी कभी बायर को चीट कर लेता है, ठीक है, हो जा जब जब बायर नया होगा, लाइक मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मुझे इस रूट का पता नहीं था, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम ही आया था यहाँ पढ़ाने, जब आया तो मुझे इस रूट पे मैं फर्स्ट टाइम आया था, अदरवाइज गोविंदपुरम में लाइफ में मैं कभी आया ही नहीं था, ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि क्या एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, क्या चार्जेस हैं इसके, ठीक है, तो ऑटो वाले ने मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, जैसे मैंने उससे पूछा कि कितना लोगे, तो यार जो नॉर्मल चार्जेस है उससे उसने मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा ही बता दिए, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था इस रूट पे, राइट, बट जब मैंने देखा कि नेक्स्ट टाइम सब लोग इतना ही दे रहे हैं, ठीक है, और एक बार पता चल गया बाकी लोगों के उससे, तो भाई फिर तो मैं भी नॉलेज हो गया मुझे, तो फिर तो मैं कंपटीशन के अंदर आ गया, फिर तो मैं कंपटीशन नहीं बीट कर सकता, ठीक है, सिमिलरली परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी अगर ना हो तो भी आप कंपटीशन को तुम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, प्योर कर सकते हो एक तरीके से, कि रिसोर्सेज आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि आप ही के पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप लोग ही अच्छे से प्रोडक्शन करो ना, सामने वाले के पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं, तो शायद वो इतना अच्छा प्रोडक्ट ना बना के दे, तो आप लोग एक तरीके से थोड़ा सा एज पे आ सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट होता है हमारा मार्केट। क्लियर है बेटा, जिसको भी ये डाउट था? ओके क्लियर है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, फाइन, मार्केट में निकलो तो थोड़ी सी चालाकी तो करनी पड़ती है ना, थोड़ा सा अपने आप को शो करना पड़ता है कि भाई तुम गलत हम सही। सर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा मोबिलिटी के बाद, एक बार दिखा दीजिए। हाँ एक मिनट, सर प्योर कंपटीशन तो रियलिटी के काफी क्लोज है, जैसे नॉर्मल बहुत मार्केट में क्लोज, हम जाते हैं। हाँ हाँ यस बहुत सर। क्लोज, हम कोश तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी है बट प्योर यस सर, वो तो कंपटीशन है, इमेजिनरी। यस, परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी है, ये बहुत मुश्किल होता हो है गया। कंपटीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट इज दैट कि मेरे से नेगोशिएशंस बहुत कम हो पाते हैं, ठीक है, बहुत ही कम, यार मतलब ऐसा होता है कि
पता चल जाता है कि तुम इससे नेगोशिएट कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते हो। किसी किसी की नेगोशिएशन पावर बहुत अच्छी होती है, गर्ल्स की बहुत अच्छी होती है। ओके, मैंने देखा है गर्ल्स की नेगोशिएशन पावर अच्छी होती है और उनकी चलती भी है। एक बात ये ना, उनकी चलती भी है, बात ये है। सर गर्ल्स की तो बात मान लेते हैं, बॉयज नहीं मानते। बात यही है, ये यही फैक्ट है, बस उनकी बात मान लेते हैं। फिर ठीक है यार, क्या बहस करना, क्या तुमसे मैं वो करूं, और थोड़ा सा ठीक है, मतलब ओके, खुश हो जाएंगे। तो खुश होने के चक्कर में ले जाओ प्रोडक्ट भाई तुम्हारा। तो मेरी फ्रेंड थी, साथ में लोग शॉपिंग करने गए थे, मुझे 400 का प्रोडक्ट जो है मैंने 200 पे लगाने के बोला था। वो मार्केट ही ऐसा था, जनपद तो मार्केट ही ऐसा है ना आपका कि आप, वो लोग बेच रहे होते हैं ज्यादा पे, बट आप आधे रेट पे ले सकते हो। तो मैंने 400 से 200 का बोला, बट वो देने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो मैंने बोला तुम 200 का ना, पता है तीन, मतलब तुम 100 रुपए भी बेच दोगे, पर लेकिन मैं 200 रुपए देने को तैयार हूँ, पर फिर भी तुम नहीं मतलब दे रहे हो ये प्रोडक्ट मुझे। तो उसने बोला सर बेचने को तो हम 50 रुपए भी बेच देंगे, पर हमें पता चल जाता है कि कौन कस्टमर ऐसा है कि जो हमें 200 से 300 पे भी जा सकता है। तो आपने 400 का 200 बोला, तो हमें ये लगता है कि आपसे नेगोशिएशन करके हम आपसे 250-300 भी वसूल सकते हैं। उनका अच्छा, तुम्हें बड़ी पहचान हो जाती है, हाँ, तो मतलब मुझे रेट और गिरा के बोलना चाहिए था। तो सिमिलरली मेरी फ्रेंड जो थी, 800 का एक था वो प्रोडक्ट, तो उसने बोला 200 दूंगी। मैंने कहा यार ये क्या है, तू वो 800 लगा के बैठा है, तू 200 बोल रही है डायरेक्टली, तो वो तो डायरेक्टली मना करेगा, नहीं देगा। तो बातचीत हो रही थी कि दे दो, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, अपना लो आ जाओ ले लो। मैंने कहा वाह भाई, बहुत अच्छा खासा होता है सर, आगे बढ़ते ही वो लोग कह देते हैं, ले जाओ। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो, वो लोग कहते हैं, ले जाओ। मेरे साथ ये बहुत कम होता है, ठीक है, कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मेरे साथ तो हमेशा ही हो जाता है। मैं आगे बढ़ ही पीछे जाता से हूँ। पुराना माल निकाल के दे देते हैं वो। हाँ ये सर ऐसा हमें तो नहीं है, इग्नोर मार ऐसा देते हैं नहीं है, बिल्कुल। यार, नहीं ऐसा नहीं है, पुराना नहीं देते, मतलब जो पसंद आया वो ले जाओ। मैंने रील्स में देखा है कि पीछे से वो रेट भी चेंज कर देते हैं। मैंने इंस्टा पे रील्स देखा था, ये मार्केट कैसे चलता है। वो लोग अच्छा खासा रेट उसका ना, रेट तो बहुत ही लो होता है, 200-300 होगा, वो स्टिल 500-600 कर देते हैं उसके पीछे प्राइस टैग हटा के। ठीक है, तो मतलब अलग ही है, ये समझ से परे है एकदम मार्केट, इट इज कम्प्लीटली इनएक्सप्लिकेबल, कि आप कम्प्लीटली समझ ही नहीं सकते अगर आप मार्केटिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री विग्री नहीं। हाँ हाँ राइट, डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। रियलिटी फेस कर रहा हो तो आप कर सकते हो इसमें, मार्केट में वही सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो यही सब होता है आपका मार्केट में। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब जो है हमारा टॉपिक, मुझे पर्सनली ये चैप्टर ज्यादा अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें डिस्कशंस करने को इंटरेस्टिंग चीजें ज्यादा मिलती हैं, एंड रियलिटी में यही चल रहा है। इतने टाइप्स की मार्केट है जिसमें हम घुसते हैं और अपना बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज रोल ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, रोल ऑफ फर्म इन अ परफेक्टली competitive market. Role of firm in a perfectly competitive market. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो एक फर्म है उसका क्या रोल होता है? तो सबसे पहला रोल तो बेटा ध्यान रखो, वो ये होता है दैट नो कंट्रोल ओवर प्राइस। नो कंट्रोल ओवर प्राइस, ये जो फर्म्स है ना, इनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बेटा जब प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो ये प्राइस डिटरमाइन कैसे किए जाएंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, इन परफेक्ट कंपटीशन firms will be price taker, firms will be price taker and industry will be price maker, and industry will be price maker. तो बेटा यहाँ पे जो प्राइस बनाता है ना, जो प्राइस जो डिटरमाइन करता है वो है आपकी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइस मेक कौन करता है? इंडस्ट्री। और जो प्राइसेस उन्होंने डिटरमाइन किए हैं वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसको? फर्म्स को। दैट इज व्हाई फर्म्स आर नोन एज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइस मेकर। ध्यान रखना इस चीज का, ये ऑप्शन में एमसीक्यू फॉर्म में पूछता है कि इन परफेक्ट कंपटीशन हु इज नोन एज प्राइस टेकर, फर्म्स और इंडस्ट्री?
द फर्म्स इज नोन एज प्राइस टेकर, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करना है whatever the price is determined by the industry. So प्राइस बना रही है इंडस्ट्री और एक्सेप्ट कर रही है फर्म्स, ठीक है। नाउ ये होता कैसे है वो देखो, कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइसेस। सपोज करो ये इंडस्ट्री है, ये मैं इंडस्ट्री का प्राइसेस डिटरमाइन कर रहा हूं, ठीक है। और इस वाले ग्राफ पे हम फर्म्स का डिटरमाइन करेंगे कि फर्म्स कैसे प्राइस वो एक्सेप्ट करती हैं जो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। प्राइस को डिटरमाइन करने का तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर जाएं वही होता है आपका प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन, ठीक है। तो आउटपुट सपोज करो हमारा ये क्यू क्वांटिटी है, इसके रेस्पेक्टिव हम ये प्राइस बेच रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है, जहां भी डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसको सीधे ले चलो उधर फर्म्स के पास, क्योंकि तुम्हारा यही प्राइस है, ये जो सेट किया है तुमने ये लाइन, इसको सीधे ले चलो एकदम, यहां फर्म्स के ग्राफ से मिला दो, तो ये हो गया फर्म का डिमांड कर्व, ठीक है, और ये हो गया उसका प्राइस। डिमांड कर्व को और क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब सेम प्राइसेस पे ही आप लोग बेच रहे होते हैं क्वांटिटी, तो उसको कौन सा कर्व बोलते हैं, AR कर्व एंड MR कर्व, ओके। तो लेट मी टेल यू, इन अ परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज प्राइसेस आर सेम and we have to sell the quantity at the same prices, that is why AR curve, demand curve and MR curve is one and same thing, okay, ये चीज ध्यान रखना है। at the same prices what option you have is कि क्वांटिटी कितनी भी बेच सकते हो, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम क्वांटिटी अपनी मर्जी से बेच सकते हो भाई, प्राइसेस तुम्हें इंडस्ट्री डिटरमाइन करके दे रही है, ठीक है। तो इस चीज को नोट करेंगे एक बार, यहां पे लिख लीजिए, इन अ परफेक्ट कंपटीशन in a perfect competition the role of firm is very limited, the role of firm is very limited, बहुत लिमिटेड होता है उसका रोल परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। firm can only change the output, firm can only change the output at same prices, at same prices determined by the industry, determined by the industry in order to survive in the competition, in order to survive in the competition, ओके। तो यहाँ पे फर्म का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। किस वे में लिमिटेड है कि भाई प्राइसेस पे तो उसका कंट्रोल है नहीं, प्राइसेस तो इंडस्ट्री डिटरमाइन कर रही है और वो उस प्राइसेस को एक्सेप्ट कर रही है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है कि बेटा सेम प्राइसेस पे ये फर्म ना कितनी भी क्वांटिटी बेच ले, सपोज करो 20 रुपए प्राइसेस डिटरमाइन किए गए चिप्स के, ठीक है। तो फर्म्स के पास यही ऑप्शन है कि बेटा प्राइसेस में तो चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छा है ना, 20 रुपए पे प्राइसेस पे तो जितनी क्वांटिटी बेचेगा रेवेन्यू उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो फोकस रखें ये मार्केट, ये फर्म्स की क्वांटिटी वो ज्यादा से ज्यादा बेचें एट द सेम प्राइसेस, तभी वो लोग ज्यादा कमा सकते हैं। प्राइसेस तो हाई चार्ज नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका ही नहीं उनके पास रेवेन्यू ज्यादा कमाने का, ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा कर दें तो हो सकता है। यस, जैसे इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दी है कि हमें इस पे बेचना है, तो जो फर्म होता है वो उन्हें क्या प्रॉफिट होता है फिर, वो तो उसी प्राइस में, मतलब सेम प्राइसेस पे उन्हें कैसे ये प्रॉफिट होता है। हाँ वही चीज मैंने आपको बताया ना कि देखो जैसे आपका कंफ्यूजन ये होगा
कि प्राइसेस में तो ये लोग चेंज कर नहीं सकते, तो हाउ दे कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स फर्म्स, है ना? यस। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तरीका यही है, जब प्राइसेस में चेंज नहीं कर सकते तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, आउटपुट में बदलाव कर दो, क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बेच दो। आप कोशिश करो कि प्राइसेस तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, पर ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जब तुम क्वांटिटी सेम प्राइस पे ज्यादा सोल्ड करो, ठीक है। तो वो कैसे होगा? जब ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे। कैसे होंगे कस्टमर अट्रैक्ट? एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। तो तुम्हें बाकी खर्चे करने पड़ेंगे जिस वजह से तुम सेम प्राइसेस पे ज्यादा प्रॉफिट कमा सको बाय सेलिंग द मोर आउटपुट, ठीक है। तो लेकिन ज्यादा क्वांटिटी पे तो लोग ऐसे कह देते हैं कि ज्यादा खरीद रहा हूँ, डिस्काउंट चाहिए। वो चीज, अच्छा डिस्काउंट चाहिए, तो फिर वो बात है ना, यहाँ पे ये मार्केट वो नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पे डिस्काउंट चलेगा। अब यार मार्केट वही है ना कि यहाँ पे ऐसा मार्केट है कि तुम उस पे डिस्काउंट, उस पे नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। लाइक ये बेसिक गुड्स की कमोडिटी का मार्केट है, तभी मैंने बोल दिया पहले ही, दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच कम्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मेनली क्या आते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सर्वाइवल प्रोडक्ट्स। तो क्या हम नमक के प्राइसेस में नेगोशिएशन कर सकते हैं? क्या हम शुगर के प्राइसेस में नेगोशिएशन कर सकते हैं? क्या हम ब्रेड बटर के प्राइसेस में नेगोशिएशन करेंगे? या क्या हम ये गेहूं दाल चावल आटे इन सब के प्राइसेस में हम नेगोशिएशन करेंगे? हाँ ये बताओ, इन सब में नेगोशिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है जो फिक्स प्राइसेस पे बेचे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी यू आर परचेजिंग, ठीक है। यहाँ पे नेगोशिएशन का चांस ही नहीं है। नेगोशिएशन हो सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओके, आगे बढ़े। आई होप आपका डाउट क्लियर है। थम्स अप देंगे अगर आपको ये बात समझ में आई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी करने को थोड़े ज्यादा टॉपिक्स हैं, फटाफट खत्म करते हैं, आधे घंटे में हो सकता है वैसे तो। चलो, यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक थी ये बेसिक बातें, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। एक बात और बेटा यहाँ पे नोट कर लो, पीछे ही देखो, तुमने ये डिमांड कर्व बोला, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व यही होता है, ठीक है। तो एक बात और नोट कर लो, ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लो इसके बारे में, इन परफेक्ट कंपटीशन, वो मैंने लिखवा दिया था वैसे कल भी, बट फिर नोट कर लो यहां भी, डिमांड कर्व will be perfectly elastic. As you can see the shape of demand curve in case of perfect competition, आप लोगों को खुद ही दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है डिमांड कर्व, सो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिसिटी, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी की डिग्री क्या होती है? इन्फिनिटी। अरे ये देखा, एक मिनट, ये लो, ओके ये चीज नोट कर लीजिए, ये भी पूछता है ऑप्शन में। बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हमने अब जो डिस्कस करना है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। अब हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में ये जो फर्म्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन भी कह सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन। तो अब हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट हाउ यू कैन डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट। चलिए नोट करते हैं एक बार इस बात को। देखिए इसमें क्या है, प्लीज नोट डाउन। यस, पहला पॉइंट इसमें लिखना बेटा आपका है, द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म किस तरीके से डिटरमाइन। बेटा मैंने कल ही बताया है, फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट अप्रोच?
किसी को याद है? Equilibrium of a firm is determined by how? बहुत सिंपल सी बात है। फर्म्स का इक्विलिब्रियम, फर्स्ट पॉइंट शुड बी प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, profit maximization is assumed to be the basic objective of, is assumed to be the basic objective of, basic objective of a business firm। तो बेटा ये जो है ना इक्विलिब्रियम, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है? Profit is maximized. MR is equals to AR. Yes. MR is equals to MC, not AR. Yes. Profit is maximized at a level of output where, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, ये तो बेसिक बात है। जब भी हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं फर्म का, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, फर्म्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसका पहला जो होता है कंडीशन वो होता है योर MR इज इक्वल्स टू MC, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है MC इज राइजिंग आफ्टर MR इज इक्वल्स टू MC। आफ्टर MR इज इक्वल्स टू MC लेवल के बाद जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ना चाहिए, ऊपर की ओर उठना चाहिए, ठीक है। मतलब इस लेवल, जब ये लेवल आपको मिल जाए, इसके बाद जो MC है ना, वो कॉन्स्टेंटली राइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड इसमें नोट करेंगे, दिस कंडीशन अप्लाइज इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। This conditions applies both in short run and long run। अब देखो इसमें ना तुम्हें डायग्राम बनाने को तो आएगा नहीं पेपर में, ठीक है। तुम्हें डायग्राम दे सकते हैं वो खुद बनाकर, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़े, ठीक है। तो तुम अपने डायग्राम के ऑब्जर्वेशंस पे फोकस रखना और थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है। डायग्राम बनाने को तो आएगा नहीं, पेपर सब्जेक्टिव है। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो पहले शॉर्ट रन में देखते हैं क्या होता है। आप ही बताइए मुझे, शॉर्ट रन में एक फर्म क्या क्या चीजें अर्न कर सकती थी, हमने पहले ही देख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम केस 1। शॉर्ट रन में एक जो फर्म है वो सबसे पहला चीज तो अर्न कर सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहली चीज वो अर्न कर सकती है दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्सेस प्रॉफिट, और यू कैन से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हमें कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले तो इस बात को नोट करें, ठीक है। और अब आप समझें इसमें बिहेवियर दैट हाउ अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन दी शॉर्ट रन इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा अभी डायग्राम मत बनाना, डायग्राम पहले समझो, ठीक है। मैं बनाने का टाइम दूंगा, या स्क्रीनशॉट ले लेना फिर बना लेना, ठीक है। टाइम भी बचाना है ना। चलो यहाँ अब कंप्लीटली फोकस डालो अपने डायग्राम पे देखने की, ठीक है। ये डायग्राम थोड़े टिपिकल होते हैं, समझ नहीं आएंगे फिर बाद में।
यस देखिए, आपको तो पता ही है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा रेवेन्यू कर्व होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये मैंने एक अजम्पशन से ही बना लिया, और आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर एआर कर्व मिल गया तो आपका एमआर भी सेम होता है और डिमांड भी सेम होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको प्राइस लाइन मिल चुकी है, आपने प्राइसेस डिटरमाइन कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्या ये प्राइसेस सफिशिएंट है कॉस्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, दिस इज योर एआर कर्व एंड एमआर कर्व, दोनों यही है, ठीक है। अब नाउ सपोज करो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ओके। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, अच्छा मुझे बताओ आप, ये हो गया आपका एमआर कर्व, ठीक है। एमआर भी यही है और एआर भी यही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एमआर कर्व यही है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यही है। पहला कंडीशन था प्रॉफिट मैक्सिमम होने का, इक्विलिब्रियम पता करने का, वो था एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। तो ये रहा एमआर और ये रहा एमसी इस पॉइंट पे इक्वल है, तो इसको डालो ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम, और जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है वो है आपका ई पॉइंट। तो आप क्वांटिटी जो है ना वो इतनी बेच रहे हो, ठीक है, दिस इज योर क्वांटिटी। नाउ अगर आपको एक्सेस प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट कमाना है, तो आपका जो कॉस्ट होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट, वो आपका कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो एवरेज कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से निकाला, देखो ये हुआ आपका एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है इसने कहाँ पे काटा है, यहाँ पे। नॉर्मल सी बात है, ये क्वांटिटी थी हमारी, तो इतना पोर्शन जो है वो कॉस्ट का है, ये हमने मिला लिया कॉस्ट। ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कॉस्ट की है, और वो पॉइंट जो है वो रेवेन्यू पे है। तो ये रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट वाला पॉइंट नीचे है। तो ये जो इतना सारा जो गैप है ना, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को, ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट को। तो ये जो पॉइंट आपका हुआ, ये हुआ आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू कर्व ऊपर है और कॉस्ट कर्व इसके नीचे से जा रही है। तो कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, इसलिए जो जो पार्ट है ना वो आपका प्रॉफिट का शो कर रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ई डैश के नाम से जानो और इसको आप पी डैश के नाम से जानो, ठीक है। तो आपका जो पोर्शन हो गया, देखो कैसे हुआ, हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, राइट। रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू आपका हमने शो किया ओ पी ई क्यू से, ओ पी ई क्यू, ये पूरा पोर्शन जो है आपका ओ पी, ये यहां से यहां और यहां से यहां तक, और ये सारा पूरा पोर्शन जो है ये आपका प्रॉफिट रेवेन्यू है, ठीक है। कॉस्ट आपका कहां तक है, ओ पी वन ई वन एंड क्यू, मतलब यहां से यहां, फिर ये कॉस्ट और यहाँ और ये पूरा लाइन, ठीक है, ये कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट क्या है, ओ पी वन ई वन एंड क्यू, ठीक है। तो कैंसिल आउट जब आप करेंगे तो ओ से ओ कैंसिल, ठीक है, एंड क्यू से क्यू कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग इज पी ई ई डैश एंड पी, है ना। ये दो चीजें आपकी पी डैश, तो यही चीज आप देखिए, पी ई ई डैश एंड पी डैश, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपका इसमें ध्यान रखना है क्या, दैट प्लीज नोट डाउन, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दो ही बात वो आपसे पूछेगा, ठीक है। इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इक्विलिब्रियम विल बी एट लेवल, आपसे पूछेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल कहाँ है, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ है। इक्विलिब्रियम लेवल इज एट पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल इज एट पॉइंट ई वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, जहां पे एमआर और एमसी इक्वल है, ठीक है। एंड
प्रॉफिट कहाँ पे है? प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, कौन सा रीजन है प्रॉफिट का? P, E, E dash and P dash. Okay, because at this region revenue is higher than cost. revenue जो कि आपका AR है, as you can see AR वाला कर्व जो है वो आपका ऊपर है और AC का जो कर्व है ना वो नीचे है. AR कर्व is higher than AC. ओके बेटा, आपको पता है हमने मार्जिनल कॉस्ट से ही क्यों नहीं डिटरमाइन कर दिया कॉस्ट? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता. पर हमें ऐसा कॉस्ट चाहिए जिसमें फिक्स्ड का भी कंपोनेंट हो और वेरिएबल का भी कंपोनेंट है, तो वो आपका एवरेज कॉस्ट होता है. एवरेज कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है. इसीलिए जब आपको कॉस्ट डिटरमाइन कर, कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट. तो एवरेज कॉस्ट ऐसा है जिसमें वेरिएबल का भी कंपोनेंट है एंड जिसमें फिक्स्ड का भी कंपोनेंट है. इसीलिए हमने सिर्फ एमसी से ही डिटरमाइन नहीं करके एसी का भी कर्व बनाया, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू, कर्व ऐसे ही बनेगा, रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए. एमसी ऐसा ही होता था, एसी ऐसा ही होता था. एमसी जो है वो एसी को मिनिमम पॉइंट से काटता था. देखो ये जो एमसी है वो एसी को मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, और आगे ऊपर बढ़ रहा है. तो ये रूल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? एक बार थम्स अप देंगे तो हम नॉर्मल प्रॉफिट पे बढ़ते हैं. सर हम इसको MR इक्वल्स टू MC से क्यों डिनोट करते हैं, मतलब मैक्सिमम? बिकॉज मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल जो है. यस सर. अच्छा, MRMC से हम इसलिए डिनोट करते हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे माना जाता है, देखो प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, मैंने इसका कल रीजन दिया था. 3 केस हो सकते हैं, ठीक है. या तो MR बड़ा हो MC से, या MR इक्वल्स टू MC हो, या MR इज लेस देन MC हो. एंड वाई MR एंड MC, वाई नॉट अदर थिंग? 2 चीजें हो सकती हैं. देखो सिर्फ MRMC नहीं है, एक TRTC भी होता है, ठीक है. बट वो अप्रोच जो है TRTC अप्रोच भी होता है, बट वो लोग हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं, होगी. मैक्सिमम चीजें जो है ना वो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से निकाली जाती है. पता है क्यों? क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो तो तुम्हें टोटल में बताएंगे कि इतना क्वांटिटी बेचने पे इतना रेवेन्यू हुआ है, इतना प्रोडक्शन करने पे इतना टोटल कॉस्ट हुआ है. बट एक्चुअल जो बताता है ना वो होता है मार्जिनल. वो क्या बताएगा एक्चुअल? कैसे कि भाई जो तुमने एक आउटपुट से जो कमाई हुई और दूसरे आउटपुट से जो कमाई हुई उनके बीच का गैप कितना है. हाँ, ये बड़ा नंबर तो सबको अट्रैक्ट करता है, पर लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि पहले जो है और अब जो है उसके बीच का गैप ज्यादा नहीं है. पहले 10 रुपए पे बेच रहा था, 20 रुपए पे बेच रहा है, तो मार्जिनल इज 10 रुपीज ओनली. सीधा 20 रुपए बोल दो तो 20 रुपए तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, अच्छा 20 रुपए पे बेच रहा है तू. बट यार ये भी तो देख लो, पहले जो था ना वो 10 रुपए था, अब 10 रुपए और बढ़ गए हैं, तो कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. ओके, तो you can find out optimum level of combination with the help of only marginal revenue and marginal cost. ये एक एक लेवल ऑफ आउटपुट की सच्चाई बताता है, ठीक है, कि इतना प्रोड्यूस करने पे कितना रेवेन्यू एंड इतना प्रोड्यूस करने पे कितना कॉस्ट, ठीक है. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है सर, समझ गए. हाँ, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हर नहीं देगा. एक आउटपुट की. बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम MRMC अप्रोच से ही प्रॉफिट निकालते हैं. नहीं तो है तो TRTC अप्रोच भी, बट लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं दे रखा हमें, तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा. ये तो था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. बट मैंने आपको अभी बताया शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस भी होते हैं, ठीक है. तो उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं बेटा. फटाफट से खत्म करो, कम से कम शॉर्ट रन तो खत्म करो. और लॉन्ग रन तो बहुत छोटा सा है, अगर 5 मिनट भी बचे ना तो मैं जरूर करवा दूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट का केस समझते हैं. केस 2, ध्यान से समझो. डायग्राम बाद में बना लेना, बैकअप देख के भी बना सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लो नहीं हो तो. हाँ, पर यहाँ पे अभी डायग्राम को देखो, सिर्फ बनाओ मत. देखो नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है?
पहले ही कंडीशन लिख लो, जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो, ठीक है, तब आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेट्स मेक अ डायग्राम। This is our AR curve, also the MR curve and demand curve, ठीक है, सब कुछ यही है हमारा। Now, suppose this is marginal cost curve. So this is MR curve and this is MC curve. MR and MC curve जहां पे काटा वहां पे बन गया equilibrium. So E is representing as equilibrium, which is also profit maximization. And our output level ये मिल गया हमें Q और ये हमारा हो गया P, ठीक है। इतना प्राइस है, उस पे इतनी क्वांटिटी आप लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए एवरेज कॉस्ट निकालिए। अब देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे बनाओ जो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो, ना उसके नीचे जाए ना उसके ऊपर जाए। तो नॉर्मल सी बात है ना बेटा, ऐसे ही बनाओगे ना। एवरेज कॉस्ट कर्व ये रहा, जहां पे टेंजेंट होगा ये एआर कर्व के, एवरेज कॉस्ट कर्व, तो हम क्या देख रहे हैं, ई पॉइंट सिर्फ इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी है, ई पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे एमआर एमसी तो इक्वल है ही है, एआर और एसी भी इक्वल है इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कोई रीजन बचा ही नहीं भाई, यही प्राइस है, यही कॉस्ट है, इतनी ही क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बिकॉज AR इज इक्वल्स टू AC। और आप खुद देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू रीजन क्या है, OPEQ, OPEQ। कॉस्ट का भी रीजन तो यही है, OPEQ, OPEQ। कैंसल आउट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो बचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो जीरो हुआ है हमें, और जहां पे हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता उसे ही हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, बीईपी बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट को, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट मतलब बंद नहीं हुआ अभी, ये नहीं कि मतलब इस पे ऑपरेट कर रहा है तो बंद कर दे, ये वार्निंग सिग्नल है कि ये शट डाउन पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर जरा सा भी नीचे आए ना, सॉरी ऊपर गए तुम्हारा कॉस्ट, तो तुम्हें बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। और कब बंद करेंगे जरा देखते हैं, अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारा वही है, केस 3। कब बंद कर लेना चाहिए, जब हमें लॉस हो रहा हो। केस 3 जो है बेटा वो है लॉस का। लॉस कब होगा, जब रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बना के देखते हैं कैसे लॉस हो सकता है हमें। इसी पे बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम, समझ लेना। दिस इज अवर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सेम होता है, बार बार बता रहा हूँ इस बात को, ठीक है, ताकि गांठ बांध लो, इस बात को भूलना नहीं। दिस इज AR एंड MR कर्व, राइट। नाउ MC कर्व निकालो एक, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट। यहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो ये बन गया ई पॉइंट विच इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल कहाँ पे होता है, जहां पे MR और MC इक्वल होते हैं। अब हमें लॉस का दिखाना है, लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब कॉस्ट ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। तो ये वाला जो लाइन है ना ये नीचे रहेगा और जो कॉस्ट होगा वो ऊपर जाएगा। एवरेज कॉस्ट कर्व वैसे बनाओ बेटा, देखो ऐसे बनाना कि इसका मिनिमम पॉइंट MC को काटने के बाद ऊपर बढ़े, ये लो एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, ये है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब तुम खुद देखो बेटा, ये था तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल, यस, इक्विलिब्रियम लेवल तुम्हारा ये था,
इसी को ही ज्वाइंट करो ऊपर जाके, ये तो तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे हो ही गया, ठीक है, इसी को ही ऊपर तक लेके जाओ, कॉस्ट से टच करवा दो। तो ये जो कॉस्ट का रीजन है ना यहाँ तक है, ये कॉस्ट की लाइन है, ये रेवेन्यू की लाइन है, ठीक है। तो नॉर्मल सा दिख रहा है तुम्हें, कॉस्ट का जो लाइन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। तो ये जो पोर्शन हुआ ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लॉस। अब इसका नाम भी दे देते हैं, नामकरण कर दे इसका सिंबॉलिक टर्म्स में। ये तो P हो गया, ये E हो गया, ये E1 हो गया, ये P1 हो गया, ठीक है। अब देखो निकालो तुम अपना प्रॉफिट, सॉरी लॉस। प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस हो रहा है, कैसे होगा लॉस, देखो लॉस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू का एरिया क्या है, देखो OPEQ, ठीक है, OPEQ। कॉस्ट का एरिया क्या है आपका, OP1 E1 एंड Q, OP1 E1 एंड Q। कॉस्ट ज्यादा है ना, उठ के जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो O से O कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचा क्या, PE E1 एंड P1, ये आपका लॉस हो गया। तो वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस, PE E1 एंड P1 वाला जो पोर्शन है वो आपका लॉस है। तो यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि तुम्हारा रेवेन्यू कर्व है वो नीचे है और तुम्हारा कॉस्ट कर्व ऊपर है। तो नाउ वो आपको एडवाइस दे रहा है कि नाउ बिकॉज यू आर इनकरिंग द लॉस, एग्जिट कर जाओ मार्केट से, एंड यू आर फ्री टू एग्जिट। कुछ देने की भी जरूरत नहीं है, कोई पैसे वैसे की भरपाई नहीं करनी, आराम से निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल, वो वाली बात है, ठीक है। तो वही बोलते हैं फॉर्म्स, ठीक है, कि तू भी अब पहली फुर्सत में निकल ले बिकॉज तुझे हो रहा है लॉस, ठीक है। तो भाई निकलो अब यहाँ से, यहाँ मार्केट में हमारा स्कोप नहीं रह गया अब, जहां से लॉस होने लग जाए। तो ये है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको मेनली क्या पूछेंगे, दो क्वेश्चन पूछते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल कहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, तो वहां पे डिटरमाइन किया जाता है जहां पे MR और MC इक्वल हो, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होते हैं क्या वो प्रॉफिट ही कमाते हैं, तो आप लोग लिखोगे नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाते, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाते हैं एंड वो लॉसेस भी इनकर करते हैं, ठीक है। पूछ लेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाते हैं, तो आप लोग ऑप्शन लगाओगे जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो और एवरेज कॉस्ट कम हो। पूछेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाते हैं, तो आप लोग ऑप्शन देखोगे जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो। और पूछेंगे अगर लॉस कब होता है, तो जब रेवेन्यू छोटा हो और कॉस्ट ज्यादा हो। तो यही छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको नोट के फॉर्म में भी लिखवा दिया है और डायग्राम भी समझा दिया है, ठीक है। अब जो थोड़ा सा टाइम जो है हमारे पास 10 मिनट का, उसमें हम लॉन्ग रन वाला कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन का आज खत्म। यहाँ पे ना बेटा एक ना नोट लिख ही लो, तुम भूल जाओगे नहीं तो मैं लिखवा देता हूँ। देखो आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ बेटा, थम्स अप देंगे एक बार। यस सर, इजी था डायग्राम। तो मैं तो कुछ देख भी नहीं रहा आज स्क्रीन पर। क्या हो गया अमन को, क्या दिक्कत हो गई भाई, बताओ बताओ। सर आज मेरी कोई क्लास मिस हो गई है, मतलब कुछ भी मैं नहीं भेज देख रहा। दूंगा काम। कौन सी क्लास मिस हो गई, सर यही मतलब मुझे उसका नेटवर्क इशू है तो अच्छा उसे अच्छा दिख नहीं रही ओके स्क्रीन। ओके, अच्छा बैकअप ले लेना बेटा, कोई बात नहीं, अब तो यही ऑप्शन बचा फिर। आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब इशू होगा। अच्छा मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है बट यस प्लीज राइट डाउन। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट always earns profit। तो जब ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये आपको बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दोनों ही प्रॉफिट ही हो गए ना, ठीक है।
तो आपको ये पूछ रहा है कि क्या यही दो सिचुएशन होती हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। अ perfectly competitive market, a perfectly competitive market also incurs losses, also incurs losses in short run, in short run। अच्छा शॉर्ट रन कराया ना, अब लॉन्ग रन कराना है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो लॉन्ग रन में बेटा ध्यान रखना है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ना, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में ना सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। AR इक्वल्स टू AC। फिर एक ही Yes. डायग्राम बनेगा ना इसमें तो? हाँ, इसका एक ही डायग्राम बनेगा, वो आप बना लो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये मैंने आपको लिखवा तो पहले ही दिया था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में, कि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन मतलब लंबा समय, इतने फर्म्स उसमें घुस चुके हैं कि प्राइसेस को अब हम हाई नहीं कर सकते, तो प्राइसेस को हमें कंपेटिटिव रखना पड़ेगा, और कंपेटिटिव रखने की मतलब है कि हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हम उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं कि हमारा कॉस्ट कवर हो जाए। तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बट बेटा आपको पता है, जैसे शॉर्ट रन कर्व जो था ना, शॉर्ट रन, वो आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज, सॉरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की हेल्प से बनता था। अब आपका जो ये होगा ना डायग्राम, इसमें आप लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का यूज करोगे, ठीक है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनाते हो मैंने आपको सिखाया ही था। देखो डायग्राम समझ लो, डायग्राम नहीं आएगा बेटा मैं लिखवा दूंगा इसमें क्या आएगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आएगा, कभी भी जब हमारा इको का एमसीक्यू बनता है, ठीक है, और मार्केट से अगर क्वेश्चन आता है फ्रॉम द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो एक ही क्वेश्चन बनता है हमेशा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो ध्यान रखना है। डायग्राम बस समझ लो, ठीक है, और फिर बाद में तुम इसको बना भी लेना। देखो AR और MR कर्व तो यही रहेंगे, AR और MR में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही होता है, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, प्राइस की लाइन डिमांड की लाइन यही होती है, ठीक है। तो प्राइस तो हमारा ये है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाने से पहले ना तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि ये, अब तुम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की जगह लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का यूज करोगे, तो वो इस तरीके से होगा बेटा। देखो तुम पहले ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनाओ। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाने के लिए पहले तुम्हें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की जरूरत है, ठीक है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3। ऐसे ही बनाते थे हम लॉन्ग रन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर। जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उनके मिनिमम पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, लाइक ऐसे करके ज्वाइंट कर दो, तो ये मिल गया तुम्हें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, ठीक है। बेटा अब हम लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो जो हमें एवरेज कॉस्ट, जो हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, वो लॉन्ग रन वाले चाहिए, शॉर्ट रन वाले नहीं चाहिए। पर हाँ हमें ये भी पता है कि लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व है वो शॉर्ट रन वालों की हेल्प से बनाया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों का यूज किया है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिल गया, अब हम बनाएंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो बेटा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आपका बनता है, देखो रुको, अच्छा हाँ ये तो हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ सपोज दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। वैसे देखा जाए ना बेटा तो तुम्हारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है ना, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वो थोड़ा सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा ही फर्क है। ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ऐसा है, ठीक है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ऐसा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा थोड़ा सा ना उससे फ्लैटर होगा, ठीक है। अब आई नो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोगों को, पर मैं क्या करूँ, ये डायग्राम ही ऐसा है, ठीक है, कि इसमें खिचड़ी बहुत पक जाती है। बात क्लियर हो जाएगी वर्बली, बट डायग्राम जब देखने जाओ तो समझ नहीं आता रहता है। बट ध्यान करो, अभी तो तुमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकालना सीख लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया बेटा, ये वाला जो लाइन है ना,
ये हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये तो ई पॉइंट हो गया जहां पे इक्विलिब्रियम हो गया, एमआर और एमसी इक्वल हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पे ही तुम अपना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को भी काटोगे। बस फर्क ये होगा कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है ना वो थोड़ा सा सीधा हो जाता है ऊपर जाके, और ये जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, ये वाली लाइन देखते जाओ मेरे पेन को, ये वाली लाइन, ये तुम्हारा थोड़ा सा इससे फ्लैटर होगा, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट में एक ही मार्जिनल कॉस्ट है, बट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में बहुत सारे मार्जिनल कॉस्ट आ जाते हैं। तो शेप तो वो इसी की पकड़ेगा, बट थोड़ा धीरे रेट से पकड़ेगा, फ्लैटर होके पकड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारा आउटपुट हमें कहाँ मिला, इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, वो आपसे यही पूछेगा। एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है फर्म का, इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। तो इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन की छोटी सी कंडीशन है बेटा, वो ध्यान रखना है, AR is equals to MR is equals to short run marginal cost is equals to long run marginal cost is equals to short run average cost and is equals to long run average cost। इतनी सारी चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लॉन्ग रन में इक्वल हो जाती हैं, और आप खुद देख सकते हैं। एक आपने SAC कर्व बनाया है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एक आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाया है, एक आपने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बनाया है, एक आपने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनाया है, और एक आपका AR और MR तो है ही, ठीक है। तो AR शुड बी इक्वल टू MR, MR शुड बी इक्वल्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू, इसी पॉइंट पे हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल है, इसी ई पॉइंट पे हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी इक्वल होना चाहिए, और इसी सेम ई पॉइंट पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मेन आपसे पूछता है ये कंडीशन, ऑप्शन में तुम्हें ये कंडीशन देगा, ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा हेर फेर करेगा। तुम्हें बस ये सीक्वेंस याद रखना है कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जहां पे भी ये 6 हों और यही हो, बस कोई और नहीं, ठीक है, तो टिक कर देना कि ये तुम्हारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। और हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमारा ई पॉइंट ही है ना, सिर्फ कॉस्ट भी इसी पे ही है, रेवेन्यू भी इसी पे ही है, तो हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यही है ना, OQ, है ना। तो क्या हुआ है, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है, NP नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, कैसे है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू भी हमारा OPEQ है और कॉस्ट भी हमारा OPEQ है, तो ये एक दूसरे से कट के 0 हो गया। तो हम किस पॉइंट पे आ गए, हम आ गए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0, जहां पे रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग रन में हमेशा होता है। रीजन क्यों होता है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि इतनी ज्यादा फर्म्स आ जाती हैं दैट यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइसेस, राइट, और प्राइसेस कम भी नहीं करना चाहोगे, क्यों, क्योंकि सरवाइव भी करना है, तो इतना रखोगे कि कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है, और बाकी लोगों से कंपीट भी करते रहो। तो वो पॉइंट हो सकता है जहां पे तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, ठीक है, तुम बस अपना सर्वाइवल देख रहे हो अपना, बस। तो वो ये पॉइंट होता है। क्लियर है बेटा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? थम्स अप देंगे एक बार। ओके वेरी गुड। बाकी लोग का क्या कहना है, क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा परफेक्ट कंपटीशन इज कंप्लीटेड। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे मोनोपोली। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन इज डन। अब आप लोग एक बार घर जाके अच्छे से इसको देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहो इसको, और बाकी हम मिलते हैं कल वाली क्लास में इको की, ठीक है। एंड ऑल्सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। न्यू टॉपिक है प्रेसेस राइटिंग का, सो सब लोग उससे जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स। ओके बेटा, थैंक यू।